स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं ये हम फर्स्ट लेक्चर है। तो ये टॉपिक शुरू हो रहा है जनरल साइंस, और इसका जो फर्स्ट हम कवर कर रहे हैं दैट इज फिजिक्स। स्टूडेंट, इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये समझें कि हमारे पास जो साइंस की नॉलेज है वो कहाँ तक अवेलेबल है। जनरली जब हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस में साइंस 10th तक की, मैट्रिकुलेशन तक की साइंस की बात की जाती है। पर इसके अलावा भी जैसे जिन्होंने साइंस स्ट्रीम नॉन मेडिकल मेडिकल चूज कर लेते हैं तो वो आगे जाके किस में कन्वर्ट होते हैं, मतलब मेडिकल नॉन मेडिकल, तो वो साइंस स्ट्रीम पढ़ते हैं। उनके लिए ये बड़ी इजी टर्म हो जाती है। तो आप अगर नॉन साइंस ग्रुप से हो, मतलब कॉमर्स है, आर्ट्स के लिए है, तो आपके लिए अप टू 10th ही एनसीईआरटी वो आपका बेस रहता है। और ये जो हमने यहाँ पे जो हमारा कंटेंट है जो इस पीडीएफ में आ रहा है, वो पीडीएफ में एनसीईआरटी प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस आते हैं उनके बेसिस के ऊपर ये मटेरियल है। तो इसलिए जो जिनको मतलब जिनकी साइंस स्ट्रीम थी, नॉन मेडिकल या मेडिकल रखा हुआ था, उनके लिए कई बार ऐसा लगता उनको कि इजी है, पर ये सभी के लिए ऐसा ही होता है। अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तो इकोनॉमिक्स वाला स्टूडेंट कहता है कि वो तो बड़ी जनरल अवेयरनेस में बहुत इजी इकोनॉमिक्स आती है, पर दूसरे के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हम चलें। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट सबसे पहला जो टॉपिक है, तो हमारे पास यहाँ पे हिंदी में भी अवेलेबल है। जो स्टूडेंट जिनको हिंदी मीडियम से हैं या जो इंग्लिश में जिनको मुश्किल लगता है वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो यूनिट जो है, या इकाई जिसको कहते हैं, एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती है। तो जैसे हम यूनिट में ले लेते हैं कि मीटर है, तो मीटर एक क्वांटिटी बन गई, तो इसको हम लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह से अगर हम किलोग्राम कहें, किलोग्राम एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसको हम वेट मेजर या फोर्स मास मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका पर्पज है कि मेजरमेंट कर फैसिलिटेट किया जाए, और मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मापना आसान हो और उनको कंपैरिजन करना भी आसान हो। जैसे अगर किसी की लेंथ 1 मीटर है, दूसरे की 2 मीटर है, तो हमें पता होगा कि भाई जो 2 मीटर वाली लेंथ है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली टू 1 मीटर लेंथ। तो ये बेसिक एक टर्म है यूनिट की। अब इसमें जो आगे आता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारे पास यूनिट है सीजीएस। फर्स्ट यूनिट जो है सीजीएस। सीजीएस से सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, और सेकंड एस से सेकंड। दैट मीन्स इसमें जो लेंथ का यूनिट होगा वो होगा सेंटीमीटर, और इसमें मास का यूनिट है ग्राम, और इसमें टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड होता है। देन एमकेएस सिस्टम शुरू हुआ था। देन उसमें लेंथ मीटर में मेजर की जाती है, और जो मास है उसको किलोग्राम में, के से किलोग्राम, और एस से सेकंड, सेकंड जो टाइम है सेकंड में मेजर किया जाता है। इसी तरह से ब्रिटेन में एफपीएस सिस्टम है, तो वो है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। लेंथ जो है वो फुट में मापी जाती है, और मास जो है वो पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। पर अब जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है वो यूज किया जाता है, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें मीटर और किलोग्राम और ये सेकंड, ये आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एसजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड आ गए, और एमकेएस सिस्टम में मीटर किलोग्राम सेकंड आ गए। एफपीएस सिस्टम में फुट पाउंड और सेकंड आ गए।
एसआई सिस्टम जो है ये 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसको यूनिवर्सली यूज किया जाता है। इसमें 7 यूनिट्स आते हैं, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे कौन कौन से 7 यूनिट्स आते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ फंडा यूनिट्स हैं, इसमें पहले तो एक फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स जो किसी से डिराइव ना किए गए हों, जिनसे दूसरे यूनिट डिराइव किए जाते हों, तो वो हो गए फंडामेंटल यूनिट। और उनसे कुछ जो डिराइव किए जाएं, जो यूनिट फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किए जाते हैं, उनको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे इसमें मीटर आ गया, किलोग्राम आ गया, सेकंड आ गया। इसमें वेलोसिटी के यूनिट हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड, तो ये डिराइव्ड यूनिट बन गया है, जिसको फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किया गया है। कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं जिनको डायमेंशनलेस यूनिट कहते हैं, जिनकी कोई डायमेंशन नहीं है, वो एसआई सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट है, मतलब उनको यूज किया जाता है। अब फंडामेंटल यूनिट्स में देखें, फंडामेंटल यूनिट्स में फिजिकल क्वांटिटी जो है एसआई यूनिट सिंबल एसआई ले रहे हैं। यूनिट सिंबल जैसे लेंथ में मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, और 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक करंट हो गया ए। पांचवा हो गया टेम्परेचर केल्विन। छठा हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल में लिया है। और सातवां हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो एसआई यूनिट में 7 बेसिक यूनिट्स हैं। तो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट, सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, उनमें जैसे प्लेन एंगल को मेजर करना रेडियन में, हम डिग्री में मेजर करते हैं तो ये रेडियन में है। और सॉलिड एंगल जब मेजर किया जाता है, ये स्टीरेडियन में मेजर किया जाता है। ये याद रखने हैं ये यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स में बहुत सारे यूनिट्स हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हम लिखते हैं यहाँ पे। जैसे एरिया, एरिया होता है लेंथ इनटू लेंथ, तो ये लेंथ स्क्वायर हो गया। लेंथ का यूनिट अगर हम मीटर ले रहे हैं तो इसका एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ क्यूब, तो इसको मीटर क्यूब में मेजर किया जाएगा। वेलोसिटी के बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा, मीटर पर सेकंड उसका यूनिट बनता है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये जनरली होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट है फोर्स, फोर्स के यूनिट है न्यूटन। प्रेशर के यूनिट है पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ये। एनर्जी के यूनिट है जूल, ये होता 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। पावर के यूनिट है वॉट, 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। तो ये कुछ डिराइव्ड यूनिट्स हैं। अब इसके आगे जो है कि प्रैक्टिकल यूनिट्स लेंथ, मास और टाइम के। लेंथ में जो हम जनरली मीटर यूज करते हैं, पर इसके अलावा किलोमीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर, इस तरह से इनको भी यूज किया जाता है। मास में किलोग्राम यूज किया जाता है, पर उसका छोटा यूनिट एक ग्राम भी है। और ग्राम से भी छोटा यूनिट है मिलीग्राम। और एक यूनिट है उसका टन। ये ज्यादा के लिए, मतलब ये टन जो है किलोग्राम से बड़ा है। टाइम में हम मिनट्स, आवर्स और डेज को कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा जनरली हम सेकंड यूज करते हैं। प्रीफिक्सेस इन मीट्रिक सिस्टम, ये याद रखने वाली बातें हैं। डेसी का मतलब है अगर यूनिट को, किसी यूनिट को 10 से, मीट्रिक सिस्टम में यूनिट को, मीटर को अगर 10 से डिवाइड कर दें तो ये डेसीमीटर हो जाएगा। ग्राम को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो ये डेसीग्राम हो जाएगा। अगर 10 पावर टू 100 से डिवाइड करेंगे इट इज सेंटी। 10 पावर माइनस 3 इट इज मिली। 10 पावर माइनस 6 इट इज माइक्रो। 10 पावर माइनस 9 इट इज नैनो। 10 पावर माइनस 12 इट इज पिको। 10 पावर माइनस 15 इट इज फेम्टो। और 10 पावर माइनस 18 इट इज एटो। एंड 10 पावर माइनस 21 इट इज जेप्टो।
and 10 power minus 24 it is zocto. तो ये छोटे यूनिट्स आ गए जिनमें माइनस पावर मतलब हम इसको डिवाइड करेंगे। जैसे माइक्रो का मतलब है किसी भी यूनिट को 10 रेस पावर 6 से डिवाइड कर देना। अब बड़े यूनिट्स की बात करते हैं। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसी ग्राम को या मीटर को अगर हम 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो ये डेका मीटर बन जाता है। ठीक है, DA डेका मीटर। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इट इज हेक्टो, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे किलो, सॉरी 10 पावर 3, 1000 से मल्टीप्लाई करें तो अगर हम 1000 को 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1000 मीटर हो गया। दिस इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। 10 रेस पावर 6 को अगर हम करेंगे देन इट इज मेगा, 9 गीगा, टेरा 10 पे रेस पावर 12 इट इज टेरा। पेटा जो है 10 रेस पावर 15 से मल्टीप्लाई करने पे, एक्सा जो है 10 रेस पावर 18, जेटा जो है 10 रेस पावर 21 और जोटा जो है ये 10 रेस पावर 24। हमें ये जो याद होने चाहिए, जो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं ये याद होने चाहिए। अब आगे आते हैं मोशन पे, जिसको गति कहते हैं। मोशन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होना। विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज होता है तो कैसे करेंगे? स्केलर क्वांटिटीज। आगे स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी हैं जिनको अगर हम एक्सप्रेस करें तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े। जैसे मास है, किसी बॉडी का मास हमने अगर लिखना है तो उसको हम सिंपल किलोग्राम से ही लिख सकते हैं। तो 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम के अलावा हमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बट जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी बताना पड़ता है। जैसे वेलोसिटी है, स्पीड को अगर हम कहें स्पीड इक्वल टू हम कह सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड। पर वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी को अगर हम 5 मीटर पर सेकंड कहते हैं उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन जो है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट, वो भी बतानी पड़ती है। इसी तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इनको बताने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बतानी पड़ती हैं। देन एक थर्ड तरह की क्वांटिटीज हैं, दैट इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटीज। सो जो क्वांटिटी जो डायरेक्शन के ऊपर एक आप कहोगे कि कॉम्प्लेक्स वे में डिपेंड करती है और इसके मल्टीपल कंपोनेंट हो सकते हैं, उनको हम टेंसर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो ये सरफेस है, इस सरफेस में इस डायरेक्शन में स्ट्रेस लगी हुई है। इसके बहुत से कंपोनेंट हो सकते हैं। इसका अलोंग दी सरफेस हो सकता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस हो सकता है कंपोनेंट। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज हैं उनको टेंसर क्वांटिटी कहा जाता है, जो स्ट्रेस, स्ट्रेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें आ जाता है। अब नेक्स्ट आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस में टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई बॉडी है, यहाँ पे थी ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे जाएगी, तो सपोज ये कर्व पाथ में इस तरह से गई, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो इस पाथ पे चलने में जितना टाइम डिस्टेंस लगा वो है। बट जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट है कि इसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में अगर हम एक सीधी लाइन लगा दें ए टू बी और उसके ऊपर ये एरो लगा दें, तो ए टू बी ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स भी कह सकते हैं। अब स्पीड की बात करते हैं। स्पीड है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस।
सपोज वो इस पाथ से गया और उसको टाइम लगा कुछ, तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ डिवाइडेड बाय टाइम वो स्पीड होती है। देन वेलोसिटी, जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज वेलोसिटी। अब इसमें हम एक चीज ध्यान रखें, सपोज एक बॉडी सर्कुलर पाथ में या जिस तरह से भी चला, वो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो, मान लीजिए सर्कल में घूम के उसी पॉइंट पे आ गई, तो इसने डिस्टेंस तो बहुत कवर किया। अगर डिस्टेंस कवर किया तो इसकी वेलोसिटी होगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। पर ये उसी पॉइंट पे आ गई है तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो चाहे ये मूव तो करके आई है पर इसकी वेलोसिटी हम 0 कहेंगे, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इसमें सेम पॉइंट है, उनमें कोई भी डिस्टेंस नहीं है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट 0 है। देन एक्सेलरेशन, अच्छा वेलोसिटी के जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी के यूनिट है मीटर पर सेकंड, अगर इसको सेकंड से ही डिवाइड कर दें इसके यूनिट आ जाते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आगे जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 3 इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, ये हमें याद होनी चाहिए। तो इसको अगर सपोज कोई कंपोनेंट जो है वो मूवमेंट करना शुरू किया और इनिशियली वो किसी वेलोसिटी u पे था, तो कुछ देर चला तो s डिस्टेंस मूव किया और उसकी वेलोसिटी हो गई है अब v, u से बढ़ के v हो गई है। इस सारे में उसको टाइम लगा है t और उसकी एक्सेलरेशन है a। तो u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है और s डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें हमारे पास 3 इक्वेशंस आती हैं। एक v इक्वल टू, इसको याद रखना, v इक्वल टू u प्लस ए टी। दूसरी, इसमें डिस्टेंस नहीं है, दूसरे में डिस्टेंस है, s इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन है अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरकमफ्रेंस के अबाउट चलती है, अगर यहाँ पे अलोंग सर्फिंग, तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्सेस दो, जो आगे हम स्टडी करेंगे, ये 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज चेंज इन एंगल पर यूनिट टाइम। तो इसको हम यूनिट आ जाते हैं रेडियन, एंगल के यूनिट है रेडियन और टाइम के यूनिट हैं सेकंड। अब आगे बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, ठहरी हुई है, या वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, मतलब एक ही वेलोसिटी से चल रही है, तो वो एक ही वेलोसिटी में, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो वो रेस्ट में, अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलेगी। तो इसकी एग्जांपल है, कोई बुक है उसको टेबल पे पड़ी है, जब तक कोई इसको बाहर से पुश नहीं करता ये बुक मूवमेंट नहीं करती। सो ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। देन सेकंड इसमें आता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक इनहेरेंट टेंडेंसी है कि वो स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करती है। वो चाहती है कि अगर वो रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहे, अगर वो मोशन में है तो वो हमेशा मोशन रहे। इस टेंडेंसी को इनर्शिया कहा जाता है और हिंदी में इसको कहा जाता है जड़त्व। जड़त्व। फोर्स, फोर्स जो है, फोर्स इसको हम कहेंगे
कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज करना है, मतलब रुकी हुई है चलाना है, या फिर वो एक चल रही है यूनिफॉर्म मोशन में, उसको उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है या उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो उसके ऊपर जो इंटरेक्शन की जाएगी दैट इज फोर्स, मतलब उस पर फोर्स लगाई जाएगी। तो फोर्स का जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो बल बल इक्वल टू द्रव्यमान इनटू त्वरण, एक्सेलरेशन त्वरण। अब नेक्स्ट आता है मोमेंटम। मोमेंटम मास और वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए इट इज मोमेंटम। हम अच्छा यहाँ पे हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये किलोग्राम में होता है, एक्सेलरेशन के यूनिट है मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, जिसके यूनिट बन जाते हैं न्यूटन। सो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे मोमेंटम जो है p दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड के यूनिट को हम मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम के यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो ये सेकंड लॉ है, न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये ओके ये रिपीट हो गया यहाँ पे, नहीं सॉरी ठीक है। न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जितनी कोई बॉडी है, बॉडी किसी वेलोसिटी के साथ जा रही, अगर उस पे फोर्स लगाएं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या है p, और इसका फार्मूला बन जाता है F इक्वल टू एम वी। सो F इक्वल टू, अगर बिल्कुल इक्वेशन ही का ले लें, m dv बाय dt, चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इट इज एक्सेलरेशन। तो इसका एग्जांपल है पुशिंग ए कार। तो कार को पुश करने के लिए, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, ज्यादा फोर्स लगेगी। क्योंकि अगर दोनों सेम स्पीड पे भी कहें, बाईसाइकिल पे सेम स्पीड पे चलाने के लिए कम फोर्स लगेगी। तो मास पे डिपेंड करता है। सेम एक्सेलरेशन के लिए अगर मास ज्यादा है फोर्स भी ज्यादा लगेगी, अगर मास कम है तो उस पर कम फोर्स लगेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ है दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे रॉकेट लॉन्च हो रहा है, जब रॉकेट लॉन्च होगा तो वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो वो थ्रस्ट जो है नीचे की तरफ लग रही है, तो उसके ऊपर रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। तो अगर वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, मतलब उसमें जो रिएक्शन किस फोर्स नीचे की तरफ और रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा, जिससे वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता है जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चलती हो। टोटल लीनियर मोमेंटम किसी भी क्लोज्ड सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट होता है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। इसका मतलब अगर किसी क्लोज्ड सिस्टम की, मतलब बाहर से कोई ऐड नहीं हो रहा, ऐसा सिस्टम जिसमें मास कोई ऐड नहीं हो रहा, तो उसमें जो जितना m1 v1, अगर हम दो कोलिजन की बात करें, कोलिजन एक m1 मास है और ये v u1 वेलोसिटी से जा रहा है, एक m2 मास है, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो जब ये कोलाइड हुए तो उसके बाद m1 मास की जो वेलोसिटी हो गई v1 और u2 इसकी कितनी हो गई v2। तो शुरू में जो मोमेंटम था, लीनियर मोमेंटम कितना था, पहली बॉडी का m1 u1, दूसरी बॉडी का m2 u2, और ये क्या बन गया है
m1 बाद में m1v1 प्लस m2v2 ये दोनों बराबर होंगे। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगली जो टर्म है दैट इज इम्पल्स। अगर फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड इम्पल्स, या इसको ये भी कहा जाता है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में जो चेंज है उसको इम्पल्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है जी फ्रिक्शन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब कहीं पे रखी हुई है तो उसको, सपोज ये बुक टेबल पे एक रखी हुई है, तो इस टेबल पे बुक जो है, तो अब अगर इसको मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे तो इसको ये फोर्स लगेगी, इसके ऊपर ये फोर्स लग रही है तो इसके ऊपर नीचे जहां पे कॉन्टैक्ट सरफेस है वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। तो जो फोर्स मोशन को, ऑब्जेक्ट की मोशन को रेजिस्ट करती है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब इसमें फ्रिक्शन तीन तरह की है। स्टैटिक फ्रिक्शन, अभी जब बॉडी चली नहीं तब भी हमें कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो उस फोर्स को फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो मोशन को प्रिवेंट करती है, मतलब चलने ही नहीं देती। फिर बॉडी चल पड़ी, उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और अगर कोई बॉडी रोल कर रही है, जैसे एक पहिया है, पहिया एक सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है, तो ये आगे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। अब आते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी चीज को अगर कर्व पे घुमाया जाए, तो सपोज यहां पे एक कर्व है, कर्व के ऊपर अगर कोई बॉडी मूवमेंट कर रही है तो उसके ऊपर एक इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसकी एग्जांपल क्या है कि एक जो सैटेलाइट है वो अर्थ के आसपास घूमता है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। इसी तरह से अगर आप एक पत्थर को रस्सी से बांध के उसको घुमाओगे तो रस्सी में एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, स्ट्रिंग टेंशन, दैट इज ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके अपेरेंट फोर्स है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगती है। तो इसके ऊपर जब फोर्स चलेगी जो बाहर की डायरेक्शन में लगती है दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, जब सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसको अगर किसी बॉडी को आप ऐसे समझो, अगर किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाना है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगानी पड़ेगी। मतलब एक बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, आप चाहते हो कि ये घूमे तो इसको अंदर की तरफ खींचना पड़ेगा, खींचोगे तो ये इसके आसपास घूमना शुरू हो जाएगी। तो जो अंदर की तरफ लगाने वाली फोर्स है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। पर जो दूसरी फोर्स है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जब कोई गाड़ी, जैसे गाड़ी कोई कर्व के ऊपर चलती है तो उसमें बैठा जो सवारी है, पैसेंजर्स हैं, वो बाहर की तरफ अपने आप को उनको लगता है कि जैसे कोई बाहर की तरफ धकेल रहा हो, तो वो फोर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट इज टॉर्क। तो जब कोई इस पॉइंट पे मान लीजिए इससे कुछ इस पॉइंट तक पे फोर्स लगाए हम एफ, किसी पॉइंट पे डी पे एफ, तो ये इसको घुमाने की कोशिश करेगा। जैसे दरवाजे के जो हिंज है उसके अबाउट दरवाजा घूमता है, तो जो टॉर्क बना दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कौन सा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस।
यहाँ पे एक्सेस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब एक बॉडी है, तो वो बहुत बड़ी बॉडी है, तो मान लीजिए ये एक बॉडी है हमारे पास इस तरह से। अब क्या इसका वेट जो है वो पूरे का पूरा वेट कहाँ पे लगेगा? अगर हम इस बॉडी का सेंटर निकाल लें, इस बॉडी का अगर सेंटर निकालें, वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, उसके ऊपर उसका पूरा वेट अपीयर होता है कि ऐसे लगता है कि वहां पे लग रहा है। नेक्स्ट है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है जब किसी बॉडी के ऊपर जितनी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम इक्वल हो। तो जितनी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम अगर इक्वल टू 0 है, सो दैट इज को हम कहेंगे जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, अनबैलेंस्ड फोर्स कोई नहीं है। दूसरी, इसमें जितना भी मोमेंट या टॉर्क है वो उनका सम भी 0 होना चाहिए। टॉर्क का मतलब, जब मोमेंट का मतलब कि जैसे इस बॉडी को इस डायरेक्शन में घुमाने वाला मोमेंट और अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने वाला मोमेंट बराबर होगा, तो टोटल मोमेंट जो है 0 है। इसी तरीके से नीचे को फोर्स लगने जितनी लग रही है उतनी ही अगर ऊपर को फोर्स लग रही है यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल सम 0 हो जाता है। उस वक्त उसमें मूवमेंट नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो है इसको 3 पार्ट में हम कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करो और वो अपनी पोजीशन पे दोबारा से आ जाए, देन दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसमें हम, जैसे ये पेंडुलम है, पेंडुलम नीचे की तरफ ये वेट लगा बॉब, अगर आप इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करोगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। पर अब अगर कुछ कंडीशन ले लें कि किसी तरह से यहाँ पे इसको बॉब को ऊपर रखा हुआ है, ऊपर, तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया, पर अब अगर थोड़ा सा भी इसको सरकाएंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की बजाय नीचे की तरफ चला जाएगा, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, बॉडी को जिस जगह पे रखोगे वैसी पोजीशन पे ही रह जाए। तो अगर मान लीजिए इस तरह से है कि जैसे पानी में कोई बॉडी डूबी हुई है, अगर मान लीजिए इस तरह से रखी हुई है तो वो इस तरह से, अगर आपने उसको घुमा दिया तो वो इसी तरह से चली गई, ना तो वो वापस आई ना फर्दर मूवमेंट की, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है वर्क। जो वर्क है वो कहते हैं कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं, बल लगाएं, मान लीजिए ये किताब है, किताब पे ऊपर हमने फोर्स लगाई और ये फोर्स इस डायरेक्शन में सपोज लगाई, फोर्स जो नॉर्मल से थीटा डिग्री, थीटा एंगल पे चल रही है, कुछ देर बाद ये किताब डी डिस्टेंस मूव कर गई, तो इसका वर्क डन होता है एफ डॉट डी डॉट कॉस थीटा। तो वर्क डन, वर्क, एफ फोर्स, डी डिस्प्लेसमेंट मूव किया, एंगल बिटवीन फोर्स, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। अब इसमें इस बेसिस पे 3 केसेस हमारे बनते हैं। एक है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और इसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो, तो पॉजिटिव वर्क होता है। नेगेटिव वर्क होता है कि फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रही है, मूवमेंट उल्टी डायरेक्शन में हो जाए, देन इट इज नेगेटिव वर्क। जीरो वर्क होता है कि डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो, तो उसमें किस तरह से है कि मान लीजिए एक आदमी है, उस आदमी ने सिर पे कुछ बोझ उठा के वो चल रहा है, तो वो जब चलेगा, आगे चलेगा,
तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, पर चल किस डायरेक्शन में रहा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो उस वक्त जो वर्क डन 0 होगा। अब आगे आते हैं, दैट इज एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की शक्ति या काम करने की जो कैपेसिटी है। इसमें फर्स्ट जो है पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी बॉडी को हम, ये सरफेस है मान लीजिए, नीचे सरफेस, सरफेस से ऊपर h डिस्टेंस के ऊपर एक बॉडी रख दी हमने h, और इसका मास है m, तो इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास m मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h जो है जितनी हाइट पे रखा है, और इसके पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट, एनर्जी के यूनिट जूल होते हैं। तो इसकी एग्जांपल है, किसी भी बुक को अगर शेल्फ पे रख दिया ऊपर उठा के नीचे से, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी ऐड हो गई। अब नेक्स्ट आती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है कि एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। कोई बॉडी है और वो अगर v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और उसका अपना मास m है, तो हम कहेंगे कि इस मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी है 1/2 mv²। तो v जो है यहाँ पे वेलोसिटी, तो इसकी एग्जांपल आ जाती है ए मूविंग कार। देन नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब होता है कि एनर्जी को आप ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप सिर्फ इसको कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल एग्जांपल में आप कहोगे कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। तो या तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। एक कम होगी दूसरी ज्यादा हो जाएगी, दूसरी कम होगी पहली ज्यादा हो जाएगी, पर नेट जो है वो कंजर्व रहेगी, उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अब आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। जो मोमेंटम है हमने पढ़ा, मोमेंटम तो p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। अगर इसका p स्क्वायर कर दें तो ये मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, और अगर इसको 2m से डिवाइड कर दे 2m से, तो m कट गया, ये 1/2 mv², दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन है p स्क्वायर मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, तो वही यूनिट तो काइनेटिक एनर्जी के जूल ही रहेंगे, मोमेंटम के यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब आगे पॉइंट आता है ग्रेविटेशन, जिसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ग्रेविटेशन का मतलब है इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज ले लें, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। न्यूटन ने इसका लॉ निकाला, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मान लीजिए ये हमारे पास m1 है, ये है हमारे पास m2 मास, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज r। तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगी, दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो m1 और m2 को मल्टीप्लाई कर दो, r स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और एक कांस्टेंट है g जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसकी g की वैल्यू जो है वो याद रखनी है, ये एग्जाम में आ सकती है 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसके यूनिट भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट। जो अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट जो भी इसके ऊपर है उसको अपनी तरफ खींचती है।
तो उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू बन जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये वेरिएशन होती है जी में? हाँ जी। अगर आप धरती से ऊपर उठोगे तो वहां पे इसकी वैल्यू कुछ कम है। अगर आप लैटिट्यूड की तरफ मतलब ऊपर की तरफ चले जाओगे लैटिट्यूड, तो ये इसकी वैल्यू जो है कम होनी शुरू हो जाती है, मतलब आप पोल्स की तरफ जाओगे तो कम होगी। अर्थ की डेंसिटी अगर चेंज हो गई तो भी ये कम हो जाती है। अर्थ के अंदर जाएंगे तो उस वहां पे भी इसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इस जी की वैल्यू को में वेरिएशन रहता है, पर हम इसको जनरली कांस्टेंट मान के चलते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट। एक लिफ्ट चल रही है, मान लीजिए ये लिफ्ट ऊपर की तरफ है जो एक डिस्टेंस नीचे से ऊपर जाएगी। तो इस वक्त अगर इस लिफ्ट में अगर हम एक वेइंग मशीन रख लें और एक आदमी खड़ा है, वो ए वेइंग मशीन पे चढ़ जाए तो उस पे क्या होगा? अगर तो लिफ्ट नहीं चल रही या फिर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, यानी 5 मीटर पर सेकंड है तो 5 मीटर से 6 या 4 नहीं हो रही, 5 ही चली जा रही है, तो उस पे रीडिंग जित आएगी एम जी, जितना उसका मास है मल्टीप्लाइड बाय जी, इतनी रीडिंग आएगी। पर अगर वो ऊपर बड़ी स्पीड से जैसे एक्सेलरेट कर रही है तो उस पे वेट बढ़ जाएगा। वेट कितना होगा? दैट इज मास इनटू जी प्लस ए। 9.8 में जितनी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही है उतना वेट उसका ज्यादा हो जाएगा। इसलिए जो एयरक्राफ्ट हैं या जो हम मिसाइल जाते हैं या सैटेलाइट को ऊपर भेजा जाता है तो उस पे अगर कोई होगा तो उसके ऊपर वेट ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो एक्सेलरेट हो रही है। पर अगर बाय चांस, दूसरा पॉइंट है, ये तो ऊपर की तरफ जा रही थी ना, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आए तो उसमें सीधा करना है जी माइनस ए कर देना है। जितनी स्पीड से नीचे को आ रही है जी माइन, जितनी एक्सेलरेशन जी माइनस ए। अगर आप फ्री फॉल कर दोगे तो एक्सेलरेशन भी जी हो गई, जी माइनस जी जीरो, उस वक्त उसके ऊपर वेट जो है जीरो शो होगा। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से आप इसको समझ के करिए। नेक्स्ट है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में 3 लॉज आते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ पीरियड्स। प्लैनेट, जो लॉ ऑफ ऑर्बिट का मतलब है कोई भी प्लैनेट, जैसे ये सन है तो सन के आसपास ये घूम रहे हैं, तो ये एलिप्टिकल शेप में इस तरह से घूमता है। तो इसके एलिप्टिकल के 2 सेंटर होते हैं, एक सेंटर पे जो एलिप्टिकल सेंटर पे सन है और यहाँ पे प्लैनेट घूमता है, सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते। दूसरा है कि लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया कहते हैं, मान लीजिए ये जो एक प्लैनेट है, प्लैनेट को इससे सीधी इससे मिला लो एक, तो कुछ टाइम के बाद मान लीजिए ये यहाँ पे पहुंचा, टी टाइम के बाद यहाँ पे पहुंचा, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसने जो एरिया कवर्ड जो है, स्वैप जो एरिया किया इस लाइन ने, वो ये है। अब जब नजदीक होगा तो उतने टाइम में ये यहां से यहां आएगा, तो एरिया स्वैप ये है। ये एरिया टी सेकंड अगर सेम है तो एरिया जो स्वैप किया गया है वो सेम होता है। इसको कहेंगे ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए प्लैनेट एंड सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको जब दूर है तो यहाँ ये डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया, जब नजदीक नजदीक है तो ये डिस्टेंस बढ़ गया, पर ओवरऑल जो एरिया दोनों का वो सेम रहा। थर्ड है लॉ ऑफ पीरियड। ये है कि अगर ऑर्बिटल पीरियड होता है कि एक पूरा यहां से घूम के वापस इसी पॉइंट पे आने में जितना टाइम लगा, दैट इज ऑर्बिटल पीरियड।
ऑर्बिटल पीरियड को अगर स्केयर कर दिया जाए, इट इज सेमी मेजर एक्सिस का ये क्यूब होगा। सेमी मेजर एक्सिस क्या है, यहाँ पे अगर हम इसको सेमी मेजर सॉरी ये माइनर एक्सिस है, इसको ए बी ले लें और मेजर एक्सिस ये है ए, तो ए का क्यूब होता है प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, जिसका जितना सेमी मेजर एक्सिस ज्यादा होगा उसमें उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा लगेगा। अब आगे बात करते हैं सैटेलाइट। जैसे अर्थ के आसपास एक सैटेलाइट मूव करता है, मून इसका सैटेलाइट है, तो जो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो यहाँ धरती से भी भेजते हैं वो भी अर्थ के अबाउट मूव करते रहते हैं, उन सबको सैटेलाइट कहा जाता है। एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट इन ए स्टेबल ऑर्बिट। तो अब ऑर्बिटल स्पीड कितनी स्पीड से घूमता है, तो ये अर्थ है, इसके अबाउट अगर कोई घूम रहा है तो मान लीजिए इसका मास जो है, जो थोड़ा सा जो भी मास है, अर्थ का मास है m और ये डिस्टेंस जो है r रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो इसकी जो वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी v से मूव करेगा, दैट इज इक्वल टू कैपिटल G, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डिवाइड इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट, यहां से घूम के एक पूरा चक्कर लगाने में जितना सैटेलाइट को टाइम लगता है, दैट इज पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट। इसकी वैल्यू होती है t इक्वल टू 2 पाई r क्यूब अपॉन जी एम। अब आगे बात करते हैं जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो सैटेलाइट जो अर्थ के अबाउट एक ऑर्बिट में घूमता है, पर ऐसा लगता है कि वो स्टेशनरी है। तो ये कैसे होता है, अर्थ भी अपने एक्सेस के अबाउट मूव कर रही है, अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी, जो सैटेलाइट है इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है जितनी अर्थ की है, मतलब 24 आवर में अर्थ जो है अपना एक्सेस के अबाउट चक्कर लगा लेती है और ये भी 24 आवर्स में इसके अबाउट चक्कर लगाता है, तो ऐसा लगता है कि ये जो ऐसा लगता है कि ये इसी के ऊपर है, मूवमेंट नहीं कर रहा। तो इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब आगे आ जाता है एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी समझना है तो नीचे से अगर हम किसी को पत्थर को ऊपर फेंकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो कुछ देर जाके वापस नीचे की तरफ आ जाता है। अगर हम उसको एक ऐसी वेलोसिटी पे भेजें, फेंकें ऊपर मिनिमम, कि उसके बाद वो ऊपर जाके वापस नीचे ना आए, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। उसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। एस्केप वेलोसिटी को वी से लिखा जाता है, इट इज इक्वल टू 2gm अपॉन आर, जहां पे g तो वही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m जो है मास ऑफ अर्थ, r जो है रेडियस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट अब आते हैं, बात करते हैं प्रेशर के ऊपर। प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसके यूनिट बनते हैं पास्कल। तो पास्कल 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अब नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे ऊपर जितना भी जो हवा है, एयर है, ये हम पे एक प्रेशर एग्जर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 1.01325 मेगा पास्कल। तो किलो पास्कल में है
1.3 किलो पास्कल। ओके, अब आगे आते हैं प्रेशर इन लिक्विड। अगर कोई सरफेस है, ये लिक्विड सरफेस है, मान लीजिए लिक्विड है, इसके नीचे कोई बॉडी नीचे h हाइट पे है, तो ये इसमें डूबी हुई है, तो ये प्रेशर लिक्विड इस बॉडी के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, दैट इज इक्वल टू रो जी एच। पी तो प्रेशर हो गया पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया। डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जितनी डेंसिटी इस लिक्विड की है मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच हाइट नीचे जितनी, तो जितनी भी डेप्थ होगी हम उस पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना प्रेशर लिक्विड इसके ऊपर एग्जर्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ कहता है कि अगर किसी बॉडी को प्रेशर अप्लाई किया जाए, एक फ्लूइड के ऊपर प्रेशर, तो वो प्रेशर चारों तरफ इक्वल क्वांटिटी में ट्रांसमिट होता है। ऐसा नहीं है कि सॉलिड सरफेस पे आप लगाओगे तो वो एक तरफ प्रेशर उसकी डायरेक्शन होगी, पर यहाँ पे लिक्विड में अगर जो प्रेशर लगता है वो चारों तरफ इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स को समझने के लिए मान लीजिए एक बॉडी जो है, एक पानी में बॉडी है और इसका वेट कुछ नीचे की तरफ लग रहा है, पर ये डूबती नहीं है। इसका वेट मान लीजिए W है, दैट इज m/g। ये डूबती नहीं है, अगर इसको वेट भी करेंगे तो ये हल्की आती है। क्यों आती है? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लगती है, दैट इज पॉइंट फोर्स, Fv। पॉइंट फोर्स की वजह से ये पॉइंट फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है? अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है। ये बॉडी पानी की सतह पे तैरती है। सो पॉइंट फोर्स इज अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड ऑन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। अब इसका फार्मूला क्या है? एफ बी तो पॉइंट फोर्स होगी, डेंसिटी जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी है रो, डेंसिटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये वही हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और v वॉल्यूम, जितना इसने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया ना, पानी को जितना हटाया है उतनी ऊपर की तरफ बॉडी की फोर्स पॉइंट फोर्स लगती है। सो दैट इज पॉइंट फोर्स। नेक्स्ट जो है पॉइंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि अगर एक बॉडी, यही जो अभी ऊपर किया पॉइंट फोर्स, अगर एक बॉडी को आप पानी में डुबोगे तो जितना पानी वो डिस्प्लेस करेगी उस पानी के वेट के बराबर उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, दैट इज कॉल्ड पॉइंट फोर्स। आप इसको इस तरह से ले सकते हो कि एक बड़ा टब है, उसमें एक गिलास रख लो, अब उस गिलास में एक लिक्विड डाल दो, अब उसको पूरा ग्लास को अगर भर लिया, अब कोई ऑब्जेक्ट इसमें डालो, इस ऑब्जेक्ट की वजह से कुछ पानी बाहर की तरफ गिर जाएगा। जितना पानी बाहर गिरा उसको वेट कर लो, जितना उसका वेट होगा उतनी इसके ऊपर फोर्स लगेगी, पॉइंट फोर्स। ज्यादा वेट इसने डिस्प्लेस किया, ज्यादा मास डिस्प्लेस कर दिया, ज्यादा फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। अब आते हैं नेक्स्ट, सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है कि जो मास इसने डिस्प्लेस किया, मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये पानी में डुबोने लगे हैं इसको, तो ये यहां तक ही डूबी है, तो यहां तक ही, ऊपर का पोर्शन नहीं डूबा इसमें। तो जो डूबा हुआ पोर्शन है, अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लें डूबे हुए पोर्शन का, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बॉयंसी।
मतलब जितना पानी डिस्प्लेस किया है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट इज सेंटर ऑफ बुओयेंसी। अब मेटा सेंटर है, जब कोई बॉडी जो है मान लीजिए ये बॉडी है, ये आधी फ्लोट कर रही है, आधी डूबी हुई है, आधी ये है, तो इसका जो ओवरऑल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जी है। वो कैसे निकालेंगे, ओवरऑल आप देख लीजिए। और डूबे हुए पोर्शन का जो सेंटर है दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ बॉयंसी उसको आप बी कह लो। अब इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो। जब आप टिल्ट करोगे फिर क्या होगा, ये इस तरह से टिल्ट हो गई, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो तो यही रहेगा। तो इसको पहले एक लाइन लगा लो, ये लाइन तो अब इसी तरह से ये टिल्ट हो गई। अब सेंटर ऑफ बॉयंसी इधर आ गया, और इसके ऊपर जहां मिलेगी वो लाइन, वो पॉइंट जो है एम, मेटा सेंटर कहते हैं। वो पॉइंट है जहां पे बॉइंट फोर्स फ्लोटिंग बॉडी की जब टिल्ट करती है, तो जहां पे बॉइंट फोर्स एक्ट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, उसको हम कहते हैं मेटा सेंटर। तो इसको ध्यान से करना। अब कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, मेटा सेंटर हमेशा बॉडी का ऊपर होना चाहिए। किश्ती का जो मेटा सेंटर है ना वो हमेशा जी से ऊपर होना चाहिए। सेंटर कहाँ होना चाहिए, जी से ऊपर होना चाहिए, तब किश्ती चलती रहेगी। तो जैसे भी वे डूबेगी नहीं, टिल्ट नहीं होगी, तो जैसे भी उसके ऊपर फोर्स लगाओ वो स्टेबल रहेगी। अब आगे बात करते हैं, चलो आज यहाँ पे हमने यहाँ एंड करते हैं। तो ये लेक्चर्स हैं, आप जब भी इसको देखो आप ध्यान से जो जो पॉइंट इसमें नोट करवाए गए हैं, जो मैं समझाता जा रहा हूँ, डेफिनेशन तो वो छोटी हैं पर उनको समझना ही जरूरी है। तो इसको जैसे ये सारे जितने पॉइंट्स हैं आप इनको अपने हाथ से अपने पॉइंट को बना के नोट करें, और इन्हीं में से जो मतलब जिसको इसी को जनरल अवेयरनेस साइंस की कहते हैं, तो जनरल साइंस अवेयरनेस इन्हीं में से क्वेश्चन आपको आते हैं। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू।